Hello dear students, this is प्रवीण कुमार झा. वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे. सेमेस्टर फिफ्थ की आज आपकी फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास में हम एक कोर सब्जेक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक फर्स्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका दो पार्ट है. एक पार्ट तो आपको यहाँ पढ़ना है और इसका दूसरा पार्ट कहाँ होगा बताइए? सेमेस्टर फिफ्थ में होगा. इसलिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ से उसका लिंक होगा. अगर आप यहाँ इसको कुछ कम कर देंगे तो सेमेस्टर फिफ्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि इसका दो पार्ट है. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के साथ साथ दूसरा कोर सब्जेक्ट कौन सा है? तो वह इंडियन इकोनॉमिक्स. वो हम नहीं पढ़ाते अभी इस बार इस सेमेस्टर में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल है. बच्चे में एक परसेप्शन है कि बच्चा खुद कर लेते हैं और कर भी लेंगे, तो उसको भी रहने देते हैं. और सेमेस्टर फिफ्थ में एक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऑप्शनल पेपर्स हैं. सारे ऑप्शनल पेपर्स तो एकदम से कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शनल पेपर है जो हम करेंगे, आपको वो बताएंगे क्लास में आपको हम. इसमें एक पब्लिक इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, एंड ये दो पेपर तो हम करेंगे और एक अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स मैडम पढ़ाएंगी. ये तीन पेपर करेंगे. अगर कुछ टाइम बचा तो आगे के पेपर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रॉमिस नहीं कर सकते. लेकिन तीन पेपर तो आपका जरूर होगा, उसमें से कोई दो पेपर आप चूज़ कर सकते हैं. मैंने कौन कौन सा कहा? अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स, पब्लिक इको एंड देन व्हाट? इंटरनेशनल ट्रेड. इस तीन में से कोई दो चूज़ कर सकते हैं और एक आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी या कोर पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है. राइट. अच्छा होता कि मैं सारा ऑफर कर पाता आपको, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपके बैच के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं. ऑफलाइन क्लासेस में पहले रिकॉर्डेड नहीं थी है, अब इतने सारे रिकॉर्ड एक साथ कर पाना पॉसिबल नहीं है. आगे के सेमेस्टर्स में होगा तो आपको तो कोई फ़ायदा उसका नहीं हो पाएगा, आपके जूनियर्स को पाएगा. एनीवे, ये कोर सब्जेक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फर्स्ट है. इसको पढ़ने के लिए जो कुछ रीडिंग्स आपको खरीदना तो नहीं है, बस बता देता हूँ मैं आपको. इसमें जो 90% बातें वो देवराज रे से है. ये बुक आपको खरीदना नहीं है, आपके पास स्टडी मटेरियल के रीडिंग्स के फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी कॉलेज से आपको मिलता. मैं दिखा देता हूँ आपको. आप SRCC से या अपने कॉलेज से ये रीडिंग्स ले सकते हैं. देखिए कितना ज़्यादा थिक है ये, कितने सारे इसमें पेजेस हैं. लेकिन चिंता नहीं करना है, इसको आसान करना, इसको ईजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करना मेरा काम होगा. ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकली बहुत बातें लिखी हुई, अगर सब पढ़ेंगे तो बस साल भर लग जाएंगे. तो उसको इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना, न्यूमेरिकली प्रेजेंट करना, ये काम हमारा होता है. तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हमारा आपका एक पार्टनरशिप है. हम आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाएंगे, नोट्स क्लास में बनाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे, आप लेक्चर्स को एक्यूमुलेट होने देंगे और एक साथ जमा करके करके बाद में 1 महीने 15 दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका कुछ भी भला नहीं होगा, जैसा कि सेमेस्टर फिफ्थ में कई बच्चों के साथ हुआ है. ठीक है, आपका बैच तो वैसे भी थोड़ा सा बैड लक बैच बोलते हैं इसको हम, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में एग्जामिनेशन का होना चाहिए था, वो आपको वहाँ नहीं हुआ, सेमेस्टर फोर्थ में जाके हुआ. तो थोड़ा सा गड़बड़ आपके साथ हुआ ही है. इस सेशन को पेंडेमिक ने काफ़ी अफेक्ट किया है. तो लेकिन कोई बात नहीं, जब भी मौका मिला संभलने का तो सेमेस्टर फिफ्थ से ही संभल जाइए. राइट. तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. हम आपके साथ हैं. रेगुलर क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, तो कम से कम होगी. सैटरडे संडे भी हम कभी कभार क्लास लगा सकते हैं. राइट. तो देवराज रे की रीडिंग्स होगी और साथ साथ ये पार्थ दास गुप्ता देख रहे हैं आप, और अमृत सेन भी है, और कुछ और भी लोग हैं जिनके रीडिंग्स हैं यहाँ पे. ये अंगस डीटॉन भी है, ये भी है, और साथ साथ कुछ और भी है. तो ये सब रीडिंग्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये सब बात अभी आपसे होगी. ठीक है. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को ऑल अराउंड 4 यूनिट्स में बांटे गए हैं. पहला यूनिट इसका है कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट. आप सिर्फ देखते जाइए इसको. मैं एक समझ लो फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ आपके सामने सिलेबस को डिस्कस करके, अदरवाइज जब जो यूनिट पढ़ाएंगे तब तो उसके अंदर की बातें हम करेंगे आपसे. तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को 4 यूनिट्स में बांटा गया है. लेकिन फिर भी क्या जरूरी होता है ना कि पहली क्लास में कम से कम थोड़ा इतना डिस्कस तो करना चाहिए कि आने वाले क्लासेस में क्या होने वाला है. तो पहला यूनिट क्या हो गया? कंसेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट्स. इस यूनिट के नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम डेवलपमेंट्स के बहुत सारे डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल होने वाला है. थ्योरेटिकल मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि थोड़ा लॉजिक इसमें नहीं है ज़रूर, लेकिन ज़्यादातर थ्योरेटिकल होने वाला है. ग्रोथ मॉडल्स एंड एम्पिरिक्स, ये आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स दोनों होंगे इसमें. और ग्रोथ मॉडल्स आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ रखा है. सोलो मॉडल, हेरोडोमा मॉडल्स एंड बहुत सारे मॉडल्स पढ़ा है. उसमें कुछ और भी मॉडल्स ऐड होंगे, और वो नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जहाँ वहाँ हम पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़ाएंगे. तो वो मॉडल्स भी आपको काम आएंगे. अभी मैंने आपको कहा था कि जो बच्चे हमारे पास ज्वाइन करते हैं उस बच्चों को सेमेस्टर फोर्थ के लेक्चर्स भी हम कुछ दिनों के लिए फ्री कर देते हैं बच्चों को,
ताकि वो लेक्चर्स, वो रीडिंग्स भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने सेमेस्टर 4 मेरे से पढ़ा है तो रिवाइज कर सकते हैं, नहीं पढ़ा तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। वो ग्रोथ मॉडल्स की जो कहानी है, अगर आपने वहाँ इग्नोर किया है तो यहाँ आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तब ये बातें आप समझ पाएंगे। राइट, तो यहाँ न्यूमेरिकल्स भी होंगे और यहाँ थ्योरीज भी हैं ग्रोथ मॉडल्स की। तीसरा है पोवर्टी इनइक्वालिटी, इसमें भी थ्योरी है एंड प्लस न्यूमेरिकल्स, थ्योरी न्यूमेरिकल्स दोनों यहाँ पे है। पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी कंट्री का पोवर्टी ख़त्म करना, वहाँ पे जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको कम करना, ख़त्म करना। तो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से इंडेक्सेस हम कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें यहाँ पे होगी। तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स यहाँ पे है। आप समझ सकते हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर 5th आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या बात होने वाली है। राइट सर, तो पोवर्टी एंड इक्वालिटी काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है। लास्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ ए स्टेट। देखो, चाहे कुछ भी इकोनॉमिक्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी उसके फंडा है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अगर इम्प्लीमेंट करोगे आप तो उसके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम होना जरूरी होता है। और स्टेट कैसा फंक्शन को आई एम सॉरी कैसे फंक्शन करता है ये जानना जरूरी होता है। फंक्शनिंग ऑफ स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जांपल्स देता हूँ। आप देखिए इंडिया एंड चाइना, इंडिया का अलग पॉलिटिकल सिचुएशन है एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट है, चाइना का अलग है। तो दोनों जगह के इकोनॉमिक्स के इम्प्लीमेंटेशन भी अलग अलग है। तो आप इकोनॉमिक के थ्योरी को किसी कंट्री में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का जानना और फंक्शनिंग ऑफ स्टेट का जानना जरूरी है। तो ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन बाय एंड लार्ज यहाँ पे थ्योरी है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। थ्योरी का मतलब ये मत समझिएगा कि ऐसा थ्योरी है कि जो आप बस रनिंग स्टडी मटेरियल आप पढ़ लेंगे, वहाँ भी बहुत लॉजिकल बातें होती है, बहुत सारी बात समझने वाली बात होती है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि न्यूमेरिकल्स के दो यूनिट्स हैं 2 और 3, इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे। राइट, अब क्या होता है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे ये बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर के जो पैटर्न्स हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि कुल मिला के 8 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे बच्चे बताइए, कितने आएंगे? मैं क्लास में आपको इन्वॉल्व करता हूँ, इसलिए आपसे कुछ पूछता हूँ तो माइक ऑन रखिएगा। टोटल मिला के 8 क्वेश्चंस आएंगे, और ये माना जाता है कि हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दीजिएगा, 8 क्वेश्चंस, हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस। ये यूनिवर्सिटी ने कोई गाइडलाइंस नहीं दे रखा है, लेकिन इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में आए हैं, तो मैं उसी बेसिस पे आपसे क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। मान के बच्चे क्लियर यहाँ तक? 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, 5 क्वेश्चंस करने होंगे। और ये जान लो कि 8 में से 5 करेंगे तो उसमें से न्यूमेरिकल्स भी होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप ऐसा मान के चलेंगे कि इसमें से न्यूमेरिकल्स आएगा, किसमें, 2 यूनिट से। अगर एक न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, सॉरी यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी कम से कम यहाँ से आता है कंपल्सरीली, हालांकि 3 न्यूमेरिकल्स कम से कम आने चाहिए, 3। तो 3 में से 2 न्यूमेरिकल्स तो आप कर सकते हैं, अगर चाहें तो तीनों कर सकते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स या 3 थ्योरीज, या लाइक दैट उल्टा भी कर सकते हैं इसका कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर मेरे से पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स इसमें कौन होने वाला है, तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपसे पूछूंगा। जो बच्चा मुझे समझता है वो जानता है कि मैं क्या बोलने वाला। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन होने वाले हैं, बताइए प्लीज़। अनुष्का बताइए। ग्रोथ मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है? प्रियांशी, पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछूंगा बताइए। जब ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है तो ऑफकोर्स जो मेरी आदत है पहले से पढ़ाने के सेमेस्टर 1 से अभी तक, मैं उस बताओ मैं कौन सा यूनिट शुरू करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है या जो लेस इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा शुरू करता हूँ मैं वहीं से शुरू करता हूँ जिसको कि ज़्यादा वक्त दे के पढ़ाना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगते हैं, ज़्यादा क्लासेज लगती है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो लेकिन ज़्यादा क्लासेज लगने वाले टॉपिक ये 2 और 3 यूनिट्स है, लेकिन उसमें से सेकेंड यूनिट जो है ना, ये मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों नहीं करूँगा, अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, पूछो क्यों। अनुष्का बताइए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मतलब आप कितना समझने लगे हो ना, मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा समझने लगे हो। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्योंकि मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि 1 मिनट की जाओ। आपने सही कहा अनुष्का कि हम आपको वक्त देंगे,
क्या वक्त देंगे बच्चा कि आप क्या करेंगे? बच्चा सब क्लास में है? प्रियांशी है? हाँ, आपने भी ग्रोथ मॉडल पढ़ रखा है, समीर ने भी पढ़ रखा है, और संदीप ने भी पढ़ रखा है, और भी कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है। तो आपको मैं अभी से ही वक्त देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब होमवर्क देता हूँ आपको कि ग्रोथ मॉडल्स जो सेमेस्टर 4 में आपने पढ़ा है उसके नोट्स आपके पास ही आपके पास होंगे। मैं क्लास भी ऑन कर दूंगा, और आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। सेमेस्टर 4 में आप ढंग से नहीं पढ़ पाए होंगे तो अब यहाँ दोबारा से पढ़िए, क्योंकि उसके बेसिस पे हम आपको बाद में स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर बचता क्या है? कुल मिला के बचता है आपका इंपॉर्टेंट यूनिट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इसको पढ़ाने के लिए मुझे कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से। मान गए? तो पॉवर्टी एंड इक्वालिटी से मैं स्टार्ट करता हूँ, और साथ साथ आपसे ये कहता हूँ कि ग्रोथ मॉडल्स आप स्टार्ट कर लीजिए। जिन बच्चों ने मेरे से पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, अगर वो ग्रोथ मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर मेरे पास कोई भी पेपर सेमेस्टर 5 का ज्वाइन करेंगे, कोई भी नहीं मतलब मेरा जो पेपर है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको सेमेस्टर 4 के ये लेक्चर्स मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आप भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए, जब यूनिट 3 में स्टार्ट करेंगे, तो पहले यूनिट 3 का क्या कंटेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट 3 में क्या क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे। यूनिट 3 के जो रीडिंग्स हैं उसमें चैप्टर 6 है। आप चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए रजिस्टर में, या अपने सिलेबस में नोट कर लीजिए। चैप्टर 6 है, उसके बाद चैप्टर 8 है, एंड देन चैप्टर 1 है। राइट, चैप्टर 1 है, एंड देन चैप्टर 4 है। इसके अलावा कुछ और भी है। इसको कुल मिलाकर के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में बताओ? 4 पार्ट में। तो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 है ना, इस दोनों के लिए जो रीडिंग यूज हुआ है वो देवराज रे का, देवराज रे का। और जो चैप्टर 1 है वो है अंगस डीटन, इसका इस्तेमाल हुआ है। और जो आपका चैप्टर 4 है पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, इसका है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आपने नाम सुन रखा होगा। और सबसे लास्ट में जो है वो आपका है थॉमस पिकेटी का। इसका इस्तेमाल हुआ है 4th पार्ट के लिए, इनइक्वालिटी इन द लॉन्ग रन के लिए। तो अगर आपको ये चीज़ क्या फ़ायदा पहुंचाएगा, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप कंपेयर कर पाओगे कि कुछ छूट तो नहीं गया है। तो कभी बार होता है बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये यूनिट नहीं हो पाया है क्लास में, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि क्या क्या चैप्टर से बताइए। चैप्टर 6 है, चैप्टर 8 है किसका? देवराज रे का। चैप्टर 1 है अंगस डीटन का, एंड देन अमर्त्य सेन का, एंड देन थॉमस पिकेटी का। ये 4 पार्ट में पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे, देवराज रे के रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक और सब यूनिट्स की बात है, जब वो हमें स्टार्ट हुआ क्लास में तो उसके बारे में हम एक एक करके आपके सामने उसको डिस्कस करते रहेंगे, उसके सामने रखते जाएंगे। मान के बच्चे क्लियर है? क्लियर बच्चा? तो बताइए। हाँ, क्या मैं किससे पूछूं? मैं पूछ लेता हूँ इनसे। समीर, कौन कौन से चैप्टर मैंने कहा? 1 and 4 किसका किसका रीडिंग से समझ में आ गया? अगर आप देखेंगे अपने अपने रीडिंग्स में, तो आप जाकर मैच करेंगे तो आपको मिलेगा। मैं दिखाऊंगा नहीं हमेशा, आपके पास ये रीडिंग्स रहना चाहिए। मेरा लेक्चर, हाँ आपके पास रीडिंग भी होगा, और ये रीडिंग्स भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। एक बार कम से कम बेड टाइम रीडिंग तो करना ही पड़ेगा कि सर ने क्या पढ़ाया है। देखिए, चैप्टर 6 से स्टार्ट हो रहा है, आपको वहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, चैप्टर 6 से आपके पास होगा भी शायद ये। तो आपको मेरे पढ़ाने के बाद एक बार यूनिट को गो थ्रू करना चाहिए। चलिए जी। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। यूनिट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। मार्किंग स्कीम भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन न्यूमेरिकल्स है कौन थ्योरी, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए यूनिट 3 इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में स्टार्ट करते हैं। किससे? इनइक्वालिटी से। लिखिए पहले इनइक्वालिटी, स्टार्ट कीजिए बच्चे। हेडिंग लिखिए सबसे पहले क्लास 1 एंड देन इनइक्वालिटी। क्लास नंबर 1, टॉपिक है आपका इनइक्वालिटी। चैप्टर 6 है आपके रीडिंग्स का, और इसके रीडिंग्स किसका? ये देवराज रे का। देवराज रे।
इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मान के बच्चे क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया? राइट सर। देखिए क्या कहानी है इसमें, क्या इनइक्वालिटी में क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं। आप अपने सोसाइटी में क्या देखते हैं जनरली, हर लोगों की इनकम अलग अलग है कि नहीं? बताओ, सोसाइटी में जितने लोग हैं क्या सबकी इनकम एक है? बोलिए प्लीज़। मेरा काम क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्टिंग बनाना। अगर कोई मिस्टर ए है या मिस्टर बी है या मिस्टर सी है, हर किसी की इनकम एक नहीं है। किसी की इनकम साल में 10 लाख हो सकता है, किसी का 50 लाख भी हो सकता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है। एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं। तो ये इनकम में डिस्पैरिटी क्यों है? क्योंकि सब अलग अलग कमाता है। क्यों सब अलग अलग क्यों कमाता है? पहली बात तो ये कमाई होती कहाँ से है? कमाई का सबसे मेन सोर्स है आपका प्रोडक्शन। मैं ज़्यादा नीचे जाकर नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप सेमेस्टर 5th में हैं, तो उतना बच्चों से नहीं पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि ये सब बातें हम लोग सेमेस्टर 1 से पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं। किसी भी बंदों की कमाई का सबसे मेन सोर्स होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में किसका इस्तेमाल होता है बता सकते हो? प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता किसका है? इसके ऑनर कौन होते हैं? कोई बच्चा बताओ, इसके ऑनर कौन होते हैं? फैक्टर प्रोडक्शन के ऑनर कौन होते हैं? प्लीज कमन जल्दी से। प्रियांशी, अनुष्का, एनीवन प्लीज। नहीं, ऑनर कौन होते हैं इसके? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड फॉर्म तो उसको यूटिलाइज करता है ना, हाउस होल्ड ऑनर होता है। फैक्टर प्रोडक्शन होते कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। क्या कह रहे हो? तो ये हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बच्चा। तो ये जो लैंड वाला बंदा है उसको क्या मिलता है बताओ? बदले में क्या मिलता है? रेंट मिलता है ना। लेबर को क्या मिलता है? वेज। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या मिलता है? प्रॉफिट। आप लोग सभी क्लास में हैं? आवाज़ आ रही है? राइट सर। तो ये बताइए कि एक कोई बंदा मिस्टर ए ऐसा हो सकता है जिसके पास ये सारे फैक्टर्स हों? हो सकता है भाई। उसके पास लैंड भी है, वहाँ से रेंट कमाता है। लेबर तो खैर हर बंदा होता है, काम तो हर बंदा करता है। या कैपिटल भी उसके पास, वहाँ से इंटरेस्ट कमाता है। और बिजनेस चला तो वहाँ से प्रॉफिट भी कमाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर बी क्या हो, उसमें से कुछ फैक्टर्स उसके पास ना हो। जैसे मान लो कि उसके पास लैंड नहीं है, लेबर है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है। मिस्टर सी हो सकता है कि उसके पास दो ही फैक्टर हो, लेबर हो और कैपिटल हो, समथिंग लाइक। मानते नहीं मानते हो? बोलो जल्दी से। राइट सर। ऐसा भी हो सकता है। तो जब सबके पास सारे फैक्टर्स नहीं है तो सबकी इनकम भी क्या होगी? अलग होगी ना। कम ऑन। जब सबके पास सारे फैक्टर्स नहीं, सबकी इनकम भी क्या होगी? बोलो। अलग अलग होगी। जिसके पास जितना ज़्यादा फैक्टर्स होगा उतना कमाएगा। मान लो कि दिल्ली में तुम्हारे पास 4 फ्लोर का एक घर भी है, उसके पास तुम्हारे पास कनॉट प्लेस में एक अच्छा बिजनेस भी है, उसके पास बाद तुम पार्ट टाइम में कुछ जॉब भी कर लेते हो, कहीं पैसा लगा भी देते हो शेयर मार्केट में, तो सोचो कितनी कमाई आपके पास हो सकती है। मानते नहीं मानते हो? मानते हो? राइट सर। यस सर। तो जितना ज़्यादा फैक्टर्स आपके पास होगा उतनी ज़्यादा आपके पास कमाई होगी। ये जो फैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलते हैं हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कम ऑन जल्दी से।
मैं कहीं लिख दूँ इसको, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और फैक्टर के हेल्प से अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ, 4 हाउस होल्ड ले लेता हूँ, हाउस होल्ड 1, हाउस होल्ड 2, हाउस होल्ड 3 एंड हाउस होल्ड 4। अब ऐसा करता हूँ कि सारे हाउस होल्ड को मैं क्या करता हूँ, अलग अलग दिखाता हूँ। मान लो हाउस होल्ड 1 है, उसके पास एक ही फैक्टर है, वेज है। ठीक है बच्चे, मानते हो? हाउस होल्ड 2 है, उसके पास वेज एंड रेंट दोनों है, मान लो रेंट भी है और वेज भी है। हाउस होल्ड 3 है, उसके पास रेंट भी है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स भी है, और मान लो वेजेस भी है, इंटरेस्ट भी है, राइट। उसके बाद प्रॉफिट भी है, 2 हो गए। और कौन सा ले लो, कोई और एक ले लो, रेंट भी ले लो या वेज ले लो। हाउस होल्ड 4 है, उसके पास सारे हैं, रेंट वेज इंटरेस्ट एंड सब है। मान लो एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ दिखाता हूँ, उसके पास चारों फैक्टर्स है, चारों मैंने दिखा दिया यहाँ पे। एरो ड्रॉ करके मैं गंदा क्यों करूँ इसको, चारों फैक्टर्स है। तो अकॉर्डिंगली मान लीजिए कि हाउस होल्ड 1 की जो इनकम होगी कितनी होगी, मान लो सपोज करो 100 है। हाउस होल्ड 2 की इनकम कितनी है, 200 है, इसकी 300 है और इसका 400 है। ये 100, 200, 300, 400 में लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे आपकी रीडिंग्स के आखिरी में एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये डिजिट हमेशा क्या करे, कैरी करूँ मैं, ताकि वो क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाए। चलिए, मैं आप जानते हैं मेरी आदत क्या है कि मैं जब तक आपसे कंफर्म ना हो लूँ तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। बताइए मैंने क्या किया, अभी बता सकते हो क्या किया? मैंने आपको कहा कि हाउस होल्ड के पास फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम लोग पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। बच्चा समझ गए बात को, बोलो ना। ये इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। बताइए, अगर किसी बंदे का इनकम देख करके आप जज करना चाहोगे इनक्वालिटी, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये सही जानकारी आपको मिलेगी? कम ऑन जल्दी बताओ। सोसाइटी में कितनी इनक्वालिटी है, अगर इनकम को देख करके जज करना चाहोगे तो क्या आप जज कर पाओगे कि इनक्वालिटी कैसे है? आपको साथ साथ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना के भी बारे में स्टडी करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ दिल्ली में काम करता हूँ, मैं कमाता हूँ, ठीक है, सपोज करो मेरी इनकम रेगुलर बेसिस पे ठीक आ रही है, लेकिन मेरे पास मान लो कोई लैंड नहीं है, पहले से कोई एसेट नहीं है, और मान लो मेरा कोई फ्रेंड मिस्टर बी है, उसके पास हमारे जैसे रेगुलर इनकम भी है, पोस्ट जो वेजेज है उसकी है या उसकी रेंट वेंट है, और साथ साथ उसके पास लैंड भी है, तो ऑफकोर्स इनक्वालिटी वहाँ तो होना ही होना है। जब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्वालिटी होगा तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्वालिटी होना ही होना है। पहले मानते बात बताओ, यस या नो? कम ऑन। यस सर। अगर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्वालिटी होगा, अगर फैक्टर्स में इनक्वालिटी होगा, तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्वालिटी होना ही होना है। इंडिया ऐसे कंट्री में तो खासकर जहाँ पे बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं। पता आपको नहीं पता है? नहीं मानते हो? यस या नो? ये लैंडलेस है तो उसके साथ तो इनक्वालिटी होना ही होना है। लैंडलेस है, लैंड ही नहीं उसके पास, गवर्नमेंट के लैंड को इनक्रॉच करके रहते हैं वो, यमुना किनारे ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करके रहते हैं वो। चलो दिल्ली की बात मैं कह रहा हूँ, गाँव में तो क्या, तो छोटी छोटी झोपड़ी बना के रहते हैं। आप ट्रेन से कभी सफ़र करना, आपको किनारे में लोग दिखाई देंगे ट्रेन झोपड़ी बना के रहते हुए। तो ये सच्चाई है। तो उसके पास तो ऑफकोर्स जब लैंड ही नहीं है तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, तो वहाँ इनक्वालिटी होना ही होना है। उसके बाद अगर कोई मान लो है भी थोड़ा बहुत लैंड वैंड मान लो या थोड़ा बहुत है, तो वो एजुकेशन में काफ़ी पीछे है। एजुकेशन में पीछे होने की वजह से क्या होगा, उनका वेज इक्वालिटी नहीं मिलेगा, उनको वेज नहीं मिलेगा ढंग से उनको। ध्यान से सुना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आज की क्लास में रखता हूँ इसीलिए हूँ पहली क्लास कि सिलेबस डिस्कस कर पाऊँ और आपके सामने पूरा बुक को
प्रेजेंट कर दूं इंटरेस्टिंगली, सो दैट कि आप आने वाली क्लास का इंतजार करें कि अगली क्लास में क्या होने वाला है। फैंटास्टिक, मान गए? राइट सर। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई बंदा, उसके पास एजुकेशन नहीं है, अगर ज़मीन थोड़ा बहुत है भी वहीं कहीं, मान लो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, आप विलेजेस में जाकर देखो या किसी ट्राइबल एरिया में देखो, वहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, अगर स्कूल हैं तो टीचर अच्छे नहीं है, पढ़ाते ढंग से नहीं है। टीचर्स की क्या कहानी आप देखना कभी सोशल मीडिया या न्यूज़ में देखना, टीचर को खुद कुछ नहीं आता है, क्या पढ़ाएंगे वो। तो इस तरह से वहाँ पे अगर उनके पास नॉलेज नहीं है तो उनको वेज उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब देखो, जहाँ तक इनकम कमाने का सवाल है, इनकम तो लोग भीख मांग के भी कमा सकता है, यस या नो बताओ। कई लोग ऐसे होते हैं जो भीख मांगते हैं स्ट्रीट में या हर जगह, बड़े बड़े मेट्रोज में, और बहुत अच्छा कमाते हैं, 15-20 हज़ार 25 हज़ार महीने कमा लेते हैं, और वो पैसा भी पैसा ही होता है। लेकिन क्या वो उस इनकम से खुश है, ये बताओ। कोई क्या खुशी खुशी भीख मांगता है? मैं कोई अपनी मर्जी से बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बुक की बात बता रहा हूँ। क्या उससे कोई खुश है? कम ऑन, नहीं होगा। इनकम तो फिर भी उसके पास है, हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों के से अच्छा या बराबर कमाता हो, लेकिन फिर भी उसमें इनक्वालिटी है। क्यों इनक्वालिटी है? कि उसका लाइफ स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, रोज़ वो तिल तिल के मर रहा है। कौन मांग करके ज़िंदगी काटना चाहता है? चलो, मांगने की बात तो बहुत एक्सट्रीम हो गई। मान लो अगर ऐसा कोई काम आप करते हैं जो काम आपको पसंद नहीं है, आपको मजबूरी में करना पड़ता है बस कमाने के लिए, लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा उस काम में, तो वहाँ पे भी इनक्वालिटी है। वहाँ भी आपको 100% आप दे नहीं पाएंगे इस क्लास में। सॉरी, आपने क्या देखा कि अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं है तो भी आप खुश नहीं है, तो भी मतलब इनक्वालिटी सोसाइटी में नहीं है, मतलब इनक्वालिटी है सोसाइटी में, इक्वालिटी नहीं है, तो भी समस्या है, तो भी सोसाइटी में जो सेटिस्फेक्शन लेना चाहिए मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो हर लेवल की इनक्वालिटी है यहाँ पे। पूरे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं, उन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे क्लास में। तो आप ये मानते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है? कमन जल्दी बताइए, होने वाला है? राइट सर, होने वाला है। कोई नहीं बोला, मैं फिर भी बोल दिया, होने वाला है बच्चा। समीर, अनुष्का, भूमिका, गीतांजलि, अनमोल, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा होने वाला है? यस सर। अभी तक आपने क्या देखा कि हम इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट किए, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पता बताया आपको, अनपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बताया, और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सो फार इनइक्वालिटी को अगर डिस्कस करना है मुझे तो। आइए जी, अब ये बताइए, ये जो इनकम है 100 मैंने रखा है यहाँ पे इनकम, और 200, 300 एंड 400, ये इनकम मान लो इसका परसेंटेज दे रखा है। तो 25% पॉपुलेशन की 100 इनकम है, 50% पॉपुलेशन की 200 इनकम है, 75% की 300 इनकम है, एंड 25% की 400 इनकम है परसेंटेज टर्म्स में। ऐसा पॉसिबल है? बताओ। ऑफ कोर्स पॉसिबल है। तो मुझे फिर पता करना है इन दोनों की जानकारी से, मतलब जो मेरे पास इनकम है और जो उसकी परसेंटेज है, इन दोनों को कंबाइंड करके हम इंडेक्स निकालेंगे। और कौन सा इंडेक्स होगा? इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालेंगे उसमें हम। समझ आपको? और इनइक्वालिटी इंडेक्स बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, ज़्यादातर कई तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन क्या सारा तरीका फ़ायदेमंद होगा या यूज़फुल होगा? क्या उसको उससे कुछ रिजल्ट मुझे मिल पाएगा? देखो, इंडेक्स निकालने का, कंपैरिजन निकालने का, स्टडी करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, इनइक्वालिटी इंडेक्स, पहले लिखो यहाँ पे, इनइक्वालिटी इंडेक्स हम क्यों निकालेंगे, ध्यान देना। क्योंकि अगर आप चाहते हैं ये जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके वजह से जो इनइक्वालिटी मार्क सोसाइटी में आया है, उसको वाइप आउट किया जाए, उसको मिनिमाइज़ किया जाए, सबकी इनकम को ठीक ठाक कर दिया जाए, तो उसके लिए पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो स्टडी करने के लिए आपको इंडेक्स निकालना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी इंडेक्स। मैथमेटिकली आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो इंडेक्स निकाल के आप गवर्नमेंट ऑफ द डे को प्रेजेंट करोगे, फिर उसके बेसिस पे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालेगी। आप देखते हो कि इंडियन गवर्नमेंट खासकर कितने सारे स्कीम्स निकालती रहती है पुअर क्लास के लिए, जो अनएजुकेटेड क्लास उसके लिए, या फिर स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए, या वीमेंस के लिए, बहुत सारे स्कीम्स अलग अलग बेसिस पर निकलते रहते हैं। जिस तरह की डिस्पैरिटी सोसाइटी में है उस तरह के स्कीम निकलते रहते हैं। मानते हो बात को? बताओ। तो जो भी स्कीम निकालते हैं उस स्कीम को ये मत समझना कि गवर्नमेंट ऐसे निकाल देती है,
पहले उनके पास कुछ ना कुछ स्टडी होता है, उस स्टडी के बेसिस पे स्कीम निकलता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी को स्टडी करने के लिए इनइक्वालिटी इंडेक्स चाहिए, और इंडेक्स कई तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन सारे इंडेक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। हम उसी इंडेक्स को रखेंगे जो इंडेक्स कुछ पैरामीटर्स है उसको फुलफिल करेगा। क्योंकि अगर इंडेक्स को निकालने में हमने गलती कर दी और वो इंडेक्स गवर्नमेंट ने ओन कर लिया, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने स्कीम मार्केट में लॉन्च कर दी सोसाइटी में, तो वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगा इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए स्कीम्स हो, और स्कीम से पहले क्या हो, इंडेक्स हो, और इंडेक्स भी क्या हो, यूजफुल हो, ऑथेंटिक हो, ऐसा इंडेक्स होना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो एग्जाम में बार बार आते हैं, वो क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन के हेल्प से फिर मैं ये बात आपको समझाता हूँ। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बच्चे, व्हाट आर द फोर क्राइटेरियाज। देखिए क्वेश्चन, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट आर द फोर क्राइटेरियाज which are required in order to have measurement of index of inequality. Measurement of index of inequality. सबसे ज़्यादा जानना जरूरी क्या है कि आप जहाँ पे अभी है क्लास में, क्या उस वहाँ तक की पॉइंट आप समझ पाए कि नहीं पाए, बताओ। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इनइक्वालिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडेक्स निकालने वाले हैं, मैथमेटिकल इंडेक्स, और वो इंडेक्स को ऑथेंटिक बनाने के लिए 4 क्राइटेरियाज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये 4 क्राइटेरिया पे जो इंडेक्स इस 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही ऑथेंटिक माना जाएगा। मानते हैं बात को, यस या नो? यस सर। तो कौन कौन से 4 क्राइटेरिया, पूछिए पूछिए पूछिए। मान गए सर। तो आपने पूछा हमसे कि ये परसेंटेज क्या, मैं बता रहा हूँ कि मान लो 100 रुपीज़ इनकम जो है वो पूरे सोसाइटी की 25% पॉपुलेशन की इनकम कितनी, 100 है, 25% पॉपुलेशन की। और 200 इनकम कितनी की है, 50% पॉपुलेशन 200 कमाता है, और 75% 300 रुपीज़ कमाता है, 25% 400 रुपीज़ कमाता है। मान गए, राइट। अब इसके बेसिस पे हम इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालने वाले। इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालने से पहले 4 क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जिसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो इंडेक्स ऑथेंटिक माना जाएगा। क्लियर है बच्चे? राइट। तो सबसे पहला उसमें पहला इंडेक्स, पहला क्राइटेरिया है, उसको बोलते हैं हम क्या, एनोनिमिटी प्रिंसिपल। एनोनिमिटी प्रिंसिपल, पहले इसको डिस्कस कर लीजिए। ये है, मान लो मिस एक बंदा ए है जिसकी इनकम कितनी है, 100 है। दूसरा बंदा बी है, उसकी इनकम कितनी है, 200 है। अगर इससे हम इंडेक्स निकालते हैं, इससे हम इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं, आई स्टैंड फॉर इनइक्वालिटी, तो जो आता है, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, अगर बी है मान लो 100 रुपीज़, ए है मान लो 200 रुपीज़, उससे हम इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं। आप बताओ कि दोनों केस में जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसमें क्या फ़र्क होगा, जल्दी बताओ, कम ऑन। दोनों केस में जो इनइक्वालिटी इंडेक्स होगा उसमें क्या फ़र्क होगा, बता सकते हो क्या फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी इंडेक्स के लिए ए और बी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ कितना है, 100 एंड 200, यहाँ कितना है, 100 एंड 200। ए और बी को उल्टा कर दिया, उससे क्या होता है, अगर मान लो समीर कमाता है 100 रुपीज़ और मैं कमाता हूँ 200, दूसरे केस में उल्टा हो गया, समीर कमाता है 200, मैं कमाता हूँ 100। अगर सोसाइटी एट लार्ज की बात करें तो सोसाइटी के लिए समीर भी उतना इंपॉर्टेंट है, मैं भी उतना इंपॉर्टेंट हूँ। सोसाइटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता कि कौन कितना कमाता है, सोसाइटी ये देखता है कि एक्चुअल जो इनकम लोगों की है वो क्या है,
उसके बेसिस पे इंडेक्स निकालता है। मान गए बात को? कम ऑन। तो इसका मतलब हुआ कि ये ए और बी की इनकम और बी और ए की इनकम जो उल्टा होगा, ये नॉन कंपेरेबल है। और नॉन कंपेरेबल को क्या बोलते हैं? एनोनिमिटी बोलते हैं। इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको। यहाँ दोनों जगह पे इंडेक्स सेम आएगा, दोनों जगह पे सेम इंडेक्स आएगा। सेम इंडेक्स आने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते सर ए का तो इनकम पहले से ज़्यादा हो गया, बी का इनकम पहले से कम हो गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है इंडिविजुअली कौन कितना कमाता है, दैट डज नॉट मैटर। अगर आप इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो इसके लिए ये मैटर नहीं करता है। तो याद रखो कि आपको अगर किसी इंडेक्स को ऑथेंटिक बनाना है तो उसके लिए ये एनोनिमिटी प्रिंसिपल को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। मतलब एनोनिमिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे सोसाइटी में कौन सा सेक्शन कितना कमाता है ये मैटर नहीं करता है, बल्कि कलेक्टिवली हम देखते हैं कि हमारा इंडेक्स क्या है। यू अंडरस्टैंड नॉट? देखो पर्सनल वहाँ मैंने लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि पर्सनल है वो चीज़, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है क्योंकि हर हर हाउस होल्ड की अपनी कुछ क्या है, फैक्टर इनकम्स है। मान गए? वो फैक्टर्स उसकी पर्सनल है। समझ गए बात को? और ये हाउस होल्ड 1, हाउस होल्ड 2, हाउस होल्ड 3, हाउस होल्ड 4 का एग्जाम्पल दिया मैंने। यही नहीं रहेंगे यहाँ पे, जब देखना आगे चल के मैं परसेंटेज बेसिस पे बात करूंगा। कितनी परसेंटेज हाउसेज कितना कमाते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना कमाती है, परसेंटेज बात करेंगे हम लोग। समझ गए? इंडिविजुअल बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मानते नहीं मानते हो? तो चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, उससे पहले बताइए कि किसी भी इंडेक्स को ऑथेंटिक होने के लिए, इनइक्वालिटी इंडेक्स को ऑथेंटिक होने के लिए उसको पहला प्रिंसिपल क्या फुलफिल करना पड़ेगा? बताइए क्या? एनोनिमिटी प्रिंसिपल। और वो क्या होता है कि दो डिफरेंट केसेस में जहां लोगों की इनकम चेंज हो रही है उसको हम पर्सनल बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल के साथ बताया कि ए की इनकम 100 है, बी की 200 है। इसका रिवर्स कर दो, बी का 100 एंड ए का 200। दोनों केस में अगर इंडेक्स निकालोगे तो मैथमेटिकली सेम इंडेक्स आएगा। और अगर हम ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऑफकोर्स उनकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, लेकिन मुझे उसको देखना ही नहीं है। जो देखता है इसका मतलब वो अनऑथेंटिक इंडेक्स है। ऑथेंटिसिटी के लिए मुझे एनोनिमिटी प्रिंसिपल को क्या करना है, फुलफिल करना है। मान गए बच्चे? क्लियर? आगे बढ़े। तो अगर कभी पूछा जाए आपसे कि किसी भी इंडेक्स को, इनइक्वालिटी इंडेक्स को ऑथेंटिक होने के लिए वन ऑफ द क्राइटेरिया क्या है, तो क्या कहोगे तुम? बताओ। इट हैज़ टू सेटिस्फाई व्हाट? एनोनिमिटी प्रिंसिपल। आइए दूसरा देखिए इसका एग्जांपल। मैं इस पर कुछ नोट भी बना दूंगा, चिंता मत करना। दूसरा देखिए, दूसरा रिलेटिव प्रिंसिपल। रिलेटिव प्रिंसिपल। सर रिलेटिव प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए ध्यान से। मान लीजिए 100 इनकम है, 200 इनकम है, 300 एंड 400 है। परसेंटेज है 25%, 50%, 75% एंड 25%। ये क्या है भाई? ये इनकम है और ये पॉपुलेशन है। मान के बात को अच्छे क्लियर है? इनकम एंड पॉपुलेशन है, राइट सर। ऐसा करें हम, अगर मान लो कि इनकम को हम डबल कर दें, इनकम को हम 200 कर दें, 400 कर दें, 600 कर दें और 800 कर दें, और जो पॉपुलेशन की परसेंटेज है वही छोड़ दें, 25%, 50%, 75%, 25%। यहाँ पे अगर मान लो इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं, और यहाँ पे अगर हम इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं, आप बता सकते हो क्या इनइक्वालिटी इंडेक्स डिफरेंट आएगा? जल्दी बताओ, सोच के बताओ। क्या इनइक्वालिटी इंडेक्स डिफरेंट आएगा? कम ऑन बोलो। क्यों नहीं आएगा डिफरेंट? जब पॉपुलेशन की परसेंटेज तो सेम है, जहां तक इनकम का बात है, अगर मैं देखूं तो इनकम भी क्या हुआ, हर बंदे का डबल हो गया है। अगर हम परसेंटेज वाइज इनकम निकालेंगे, आगे देखना मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे 100 जो है टोटल इनकम का कितना परसेंट है बताओ, बता सकते हो? टोटल इनकम कितनी है यहाँ पे? 4 3 7 9 10, 1000 है ना। देखो, और 1000 का 100 कितना परसेंट है? 10% है। समझना बच्चे, 1000 का 10%।
ओ कम ऑन, मानते हो? यहाँ देखो इनकम कितना है, यहाँ 2000 है। 2000 का 200 क्या होता है, वो भी 10%। तो आगे चल के इनकम का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो इनकम को डबल कर देने से परसेंटेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मानते हो? कम, अरे कोई कोई बच्चा बोल सकते हो, कोई बच्चा बोलो। इसका मतलब क्या होगा सर, इस केस में जो इंडेक्स आएगा, मान लो एक्स आएगा, तो यहाँ भी इंडेक्स क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडेक्स में। तो किसी भी इनइक्वालिटी इंडेक्स को ऑथेंटिक होने के लिए एक क्राइटेरिया ये भी फुलफिल करना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रिंसिपल, मतलब इनकम को अगर हम डबल कर दिए तो उसके बावजूद भी इंडेक्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देख लिया इस चीज़ को, समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इस पर ग्राफ भी बनाने के लिए आएंगे। तीसरा पॉइंट पे आ जाओ। ये इमेजिनेशन है, हम इंडेक्स निकालने जा रहे हैं ना, तो इंडेक्स निकालने के लिए ये चार क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है कि अगर इनकम डबल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स बदल गया। इनकम के डबल होने से इंडेक्स नहीं बदल सकता है, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में क्या है, सेम ही है। आप क्या देखते हो कि सोसाइटी में कई लोगों को तुम देखोगे इनकम उसका बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन उसके लाइफ में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि सोसाइटी के हर सेक्टर्स की इनकम बदल गई है। उसी हिसाब से देखो क्या हो गया, मतलब इन्फ्लेशन भी चेंज हो गया है। तो इनकम के डबल हो जाने से ऐसा मत समझना कि सोशल इंडेक्स या इनइक्वालिटी इंडेक्स में कोई फर्क पड़ जाएगा। मान गए? अगला आ जाओ, अगला आ जाओ, लिखो पॉपुलेशन प्रिंसिपल। पॉपुलेशन प्रिंसिपल, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 100 इनकम है। मैंने शुरू में कह दिया था कि मैं इसको रिपीट करूंगा क्योंकि आपके लास्ट में ना बुक में एक सवाल दे रखा है इस पर। 200, 300 एंड 400 इनकम है। अगर मैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं, ये कितना परसेंट है, 25%। ये कितना, 50%। ये कितना, 75%। ये कितना, 100%। अब क्या हो जाए, मान लो इनकम को वही रहने दो, 100, 200, 300 एंड 400, लेकिन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया, डबल हो गया। ये हो गया 50%, ये हो गया 100%, ये हो गया 150%, और ये होगा 200%। मान लो डबल कर दिया मैंने, नहीं लास्ट मैंने 75 मतलब 25% है ना, ये 25%। आगे मैंने क्या पीछे क्या, हाँ 25% ही है। ये हो गया 50%। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, इनकम को सेम रखा लेकिन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को डबल कर दिया। अब बताओ यहाँ पे जो इनइक्वालिटी इंडेक्स होगा और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी इंडेक्स होगा, अलग अलग होगा? नो सर, सेम होगा। अगर यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो सेम है, पॉपुलेशन को मैंने डबल डबल कर दिया है। अगर मैं उसका नेट इफेक्ट देखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रहने वाला है। तो ये क्राइटेरिया भी इनइक्वालिटी इंडेक्स को फुलफिल करना पड़ेगा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तब देखना ये बात 100% फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही सवाल में ये सारे प्रॉपर्टीज़ को, सारे क्राइटेरिया को क्या करेंगे हम लोग, फुलफिल करवाएंगे। आइए जी फोर्थ पॉइंट पे आइए। एक और क्राइटेरिया है, उसको बोलते हैं डाल्टन्स ट्रांसफर प्रिंसिपल। लिखिए बच्चे, डाल्टन्स ट्रांसफर प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें ना हम अपने इनकम को ना क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको अरेंज कर लेते हैं इनकम को। मान लो एक इनकम ये है, ये असेंडिंग ऑर्डर में y1, y2, y3 डॉट डॉट डॉट। मान गए? अब आगे क्या किया मैंने, आगे मैंने ये इनकम है, अब मैंने क्या किया, y1 है, y2 जो इनकम है उसमें से क्या किया मैंने, कुछ इनकम माइनस कर लिया। मान लो क्या माइनस कर लिया, x माइनस कर लिया। और ये y3 है, y3 में क्या कर दिया, इस x को प्लस कर दिया। इनकम किस किस सीक्वेंस में है, इनकम किस में है, इनकम इन द फॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। इनकम असेंडिंग ऑर्डर में है।
अब ये बताइए कि y1 से y2 y3, अगर आपने यहाँ पे क्या किया है कि y2 से इनकम माइनस करके y3 में प्लस कर दिया, तो बताओ आपने क्या किया, जिसकी इनकम कम थी वहां से इनकम माइनस करके ज्यादा वाले में प्लस कर दिया। यस या नो, बोलो ना। अगर असेंडिंग ऑर्डर में इनकम है तो y2 कम है कि y3 कम है, बताओ। कम ऑन, अगर आप बोलोगे नहीं मजा नहीं आएगा फिर क्लास में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में इनकम को मैंने अरेंज किया तो y2 इनकम कम है कि y3 कम है? y2 कम है, और y2 से मैंने माइनस कर दिया और y3 में प्लस कर दिया, तो क्या किया हमने? समझ लो ऐसा मान लो कि एक गरीब इंसान से इनकम निकाल के एक अमीर इंसान दे दिया, क्या नहीं, ऐसा बताओ। अगर ऐसा किया मैंने तो इस तरह के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? इस तरह के ट्रांसफर को बोलते हैं रिग्रेसिव ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको, बोलो। दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड रिग्रेसिव ट्रांसफर। बिकॉज क्यों, क्यों रिग्रेसिव है ये? बिकॉज इनकम ट्रांसफर फ्रॉम पुअर टू रिच। ट्रांसफर फ्रॉम, बोलो ना, पुअर टू रिच। दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड रिग्रेसिव ट्रांसफर बिकॉज इनकम ट्रांसफर फ्रॉम पुअर टू रिच। अब ये बताओ कि ये जो इंडेक्स यहाँ हम निकालेंगे और यहाँ भी इंडेक्स निकालेंगे, कौन सा इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए? बताओ प्लीज़। आपने इंडेक्स मतलब कौन सा इंडेक्स निकाल रहे हैं? इनइक्वालिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो इनइक्वालिटी रिग्रेसिव ट्रांसफर से बढ़ेगा और कि घटेगा, बताओ। बढ़ेगा, तो क्या होना चाहिए इस केस में? ये इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, मानते हो? अगर आपने रिग्रेसिव ट्रांसफर किया इसका मतलब इनइक्वालिटी इंडेक्स बढ़ना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, डाल्टन्स ट्रांसफर प्रिंसिपल। मान गए? मान गए सर, डेफिनेटली मान गए। अब मुझे आप जाते जाते, अभी जाने में टाइम है, थोड़ा सा बताइए कि मैंने आपको जितने भी इंडेक्स निकालने के मेजर्स थे उसमें से जो 4 क्राइटेरिया बताया, मुझे जाते जाते बताइए कौन कौन से क्राइटेरिया, देख के मैं बताइए, इसे बताइए। पहला क्या था? एनोनिमिटी प्रिंसिपल फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा क्या था, बताओ? रिलेटिव प्रिंसिपल। तीसरा क्या था? पॉपुलेशन प्रिंसिपल। एंड चौथा क्या था? डाल्टन्स ट्रांसफर प्रिंसिपल, जिसको रिग्रेसिव बोलते हैं। रिग्रेसिव ट्रांसफर होगा उसमें इनइक्वालिटी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये प्रोग्रेसिव होता तो क्या होता? तो फिर y2 से माइनस नहीं होता बल्कि y3 से माइनस होकर y2 में ऐड होता है। मान गए? अगर ये प्रोग्रेसिव होता तो y3 से माइनस होकर y2 में प्लस होता, फिर उस केस में इनइक्वालिटी, बोलो। मैं फिर बोलता हूँ, ये जो आई स्टैंड फॉर ना, ये आई स्टैंड फॉर व्हाट, पता है क्या? ये इनइक्वालिटी इंडेक्स है। ये है इनइक्वालिटी इंडेक्स, इंडेक्स है। मैंने कहा कि यहाँ पे y2 की इनकम कम है, y3 इनकम ज़्यादा है। दूसरे केस में क्या किया मैंने? y2 से माइनस करके y3 में प्लस कर दिया, मतलब पुअरर को और पुअरर बना दिया, रिच को और रिच बना दिया। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव ट्रांसफर। ऐसा करने से मेरी जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी इंडेक्स होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? इनइक्वालिटी और ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा का साइन दिखा दिया। मान गए बच्चे? क्लियर? अगर ये प्रोग्रेसिव ट्रांसफर होता तो यहाँ पे y3 से माइनस होता और y2 में प्लस होता, अगर ये प्रोग्रेसिव ट्रांसफर होता है तो। और उस केस में इनइक्वालिटी इंडेक्स ऐसे हो जाता, अगर ये प्रोग्रेसिव होता तो। राइट सर। तो किसी भी इनइक्वालिटी इंडेक्स के लिए कितने क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे वो डिस्कस आपसे हो गया। इस तरीके से अब आगे चल के अगली क्लास जब मिलेंगे हम आपसे तो क्या डिस्कस करेंगे कि ऐसे कितने इनइक्वालिटी इंडेक्स है जो हम आपको निकालना सिखाएंगे और आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले आप इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन कौन से हैं वो पहले लिख लीजिए। आप हेडिंग लिख लीजिए, मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी। मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी कौन कौन से हो सकते हैं? पहला लिखिए, पहला है लॉरेंस कर्व। दूसरा है रेंज। तीसरा है कुजनेट रेशियो।
और फोर्थ है मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस। और फिफ्थ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और सिक्स्थ है गिनी कोएफिशिएंट। आपने स्टैट्स में कहीं ना कहीं पढ़ा ना इसको, बोलो जल्दी से। लॉरेंस कर्व जो होता है ना, ये ग्राफिकल मेजर्स होते हैं, इसमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं। ये कहानी रही आपके सामने, मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी। मैंने ये बात आज क्यों लिखी है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ, ऐसा मत समझना कि टोटली थ्योरी थ्योरी जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी आएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स आएगा। आगे क्लास से मिलेंगे तो यही बात करेंगे आपसे। लेकिन अगली क्लास जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपको, आपसे कि आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा, लास्ट में जल्दी बता दीजिए। आपने सीखा फैक्टर प्रोडक्शंस अलग अलग होते हैं, उसको फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बेसिस में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ से इनइक्वालिटी अराइज होता है। इनइक्वालिटी कैलकुलेशन के लिए इंडेक्स बनाने पड़ेंगे। इंडेक्स के लिए 4 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे: एनोनिमिटी प्रिंसिपल, रिलेटिव प्रिंसिपल, पॉपुलेशन प्रिंसिपल्स एंड डाल्टन ट्रांसफर प्रिंसिपल्स। आपने क्या देखा कि मैं एक ही क्लास में कई बार रिपीट करता हूँ। अगली क्लास जब मिलेंगे हम तो फिर यहाँ से रिपीट करेंगे। इतना रिपीट करता हूँ ना क्लास में, मेरे क्लास में तो बच्चों को पढ़ते पढ़ते काफ़ी कुछ याद हो जाता है। अगली क्लास से फिर मिलेंगे, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।